A very warm welcome to all my dear students. यह क्लास 12 चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो है। यह वीडियो देखने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप इसका रेगुलर क्लास का सारा वीडियो देखे हुए रहें और उसका कॉन्सेप्ट आपके बैक ऑफ द ब्रेन में याद रहना चाहिए। आइए एक क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग 11 क्लास के कॉन्सेप्ट को ज़ीरो से सीखते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करेंगे। तो देखो, एक टर्म होता है प्रेशर। हम लोग किसी बीकर में जिसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें किसी मटेरियल को अगर इमर्स करते हैं, डालते हैं, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड इसके हर एक पॉइंट पर फोर्स लगाएगा परपेंडिकुलरली। पुशिंग इन नेचर का फोर्स लगेगा, दैट इज कन्फर्म। और यही फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। और आप अलग अलग एरिया के लिए आपका प्रेशर का वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इर्रेगुलर शेप का मैंने एक बॉडी लिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इर्रेगुलर शेप का बात किया जाता है तो हम लोग वेरी स्मॉल एरिया डीए लेंगे और इस डीए पर वेरी स्मॉल फोर्स डीएफ एक्ट करेगा। एरिया इज सो स्मॉल कि मान लो एक पॉइंट पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड दिस फोर्स एक्टिंग एट दैट पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो मैंने पॉइंट लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड, जब किसी लिक्विड में ऑब्जेक्ट को डाला जाए, इमर्स किया जाए, देन फोर्स एक्ट्स एट ऑल पॉइंट्स, इसके सभी पॉइंट पर फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलरली। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। तो ये वेक्टर तो नहीं होगा भले ही इसके पास डायरेक्शन हो। तो ये एक स्केलर है। लेकिन अगर ऑप्शन टेंसर का रहा तो वैसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद वेक्टर ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करने के कारण वेक्टर नहीं होता है, तो उसे हम लोग टेंसर कहते हैं। ऑप्शन में टेंसर नहीं रहा तो बोल सकते हैं कि स्केलर होगा। तो प्रेशर लिमिट ऑफ एरिया टेंस टू जीरो। एरिया टेंस टू जीरो का मतलब एरिया इज सो स्मॉल कि मान लो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ये फोर्स काम कर रहा है। जितना छोटा एरिया लेंगे उतना उस पॉइंट पर प्रेशर का मेजरमेंट एग्जैक्ट होगा। तो प्रेशर इक्वल टू लिमिट ऑफ एरिया टेंस टू जीरो, मतलब एरिया वेरी स्मॉल, फोर्स बाय एरिया।
In calculus we can write df by dA. Its SI unit is Newton by meter square और पास्कल। तो हम लोगों ने प्रेशर को डिफाइन किया फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। अब ये देखते हैं कि अगर आपके पास एक बाल्टी पानी है, एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, इसका ऊपर वाला सरफेस का मुंह खुला हुआ है और इस सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 एक्ट कर रहा है। तो मुझे ये पता करना है कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे क्या प्रेशर P0 के बराबर ही रहेगा या चेंज करेगा। तो इसीलिए मैंने टॉपिक का नाम दिया है वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, कि जैसे जैसे आप इस बाल्टी में पानी के अंदर की तरफ जाएंगे तो किस तरह से प्रेशर वैरी करेगा। अगर सरफेस पर प्रेशर P0 है और इस बाल्टी का हाइट h है तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, यही मेरा सवाल है कि इस पॉइंट पर प्रेशर बता दो। तो देखो और इसको डिराइव करते हैं। ये जो लिक्विड है, पानी हो, शहद हो, आपका केरोसिन ऑयल हो, पेट्रोल हो, कोई भी लिक्विड हो, इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। तो इस लिक्विड का डेंसिटी रो ले लिया, रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस फ्लूइड का डेंसिटी रो ले लिया। अब इसी फ्लूइड में एक क्यूबॉइड शेप इमेजिन करिए। इसी फ्लूइड का बना हुआ एक क्यूब या क्यूबॉइड शेप इमेजिन करिए। आप देखा होगा कहीं कहीं किसी एनिमेशन के मूवी में पानी का हाथ बन के निकलता है या पानी से शेर बन के पानी का ही निकलता है। मतलब पानी से पानी का ही मटेरियल के शेप को इमेजिन करो। तो सिंपली ये जो भी लिक्विड है उसी मटेरियल का क्यूब इमेजिन कर लिया। ऐसा नहीं कि कोई लोहा का क्यूब डाल दिया है, कोई बर्फ डाल दिया, ना रे बउआ, बल्कि वी हैव कंसिडर्ड अ क्यूबॉइड शेप ऑफ द सेम डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब मुझे इस सरफेस को कंसिडर करना है और इस बॉटम को, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे प्रेशर वैरी करेगा ये हम लोगों का डिराइवेशन है। तो मैंने दो वर्टिकल फेस को कंसिडर किया। ऊपर वाला फेस मान लेते हैं कि y डेप्थ अंदर है और ये तो वेरी स्मॉल क्यूबॉइड लिया है। तो ये अगर ऊपर वाला y डेप्थ अंदर हुआ तो ये वेरी स्मॉल डेप्थ dy हो जाएगा।
ये y, तो ये वेरी स्मॉल dy, उम्मीद है सुनाई तो दे रहा होगा साफ साफ, ये dy है। अब जैसा कि आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि इस पर इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस और पुशिंग इन नेचर होता है, दबाएगा। सिमिलरली नीचे वाले फेस पर भी पुशिंग इन नेचर का फोर्स लग रहा होगा। तो ऊपर वाले फेस पर F1 फोर्स मान लिया, नीचे वाले फोर्स पर F2 फोर्स मान लिया, और ऊपर वाले फेस पर प्रेशर P ले लिया, तो ये P इंटू DA हो जाएगा। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो ये जो रंगा है ना मैंने, इसका एरिया DA ले लिया मैंने। तो इस सरफेस पर फोर्स F1, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अगर इस सरफेस पर प्रेशर P माना है, तो जब थोड़ा अंदर चले गए तो प्रेशर में भी वेरी स्मॉल चेंज dP का होगा। तो इस नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर हो जाएगा ऊपर में P, और थोड़ा अंदर गए तो dP से प्रेशर चेंज किया, तो नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर P प्लस dP, वेयर dP इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो नीचे वाले फेस पर फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, तो P प्लस dP, और एरिया तो वही जो ऊपर वाले का इंटू DA। आइए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। कुछ लोग सोचे सर DF नहीं लिख सकते, लिख सकते स्मॉल एरिया तो स्मॉल फोर्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया ये जानना बड़ा ज़रूरी है। एक बीकर ले लिया मैंने, बीकर में एक फ्लूइड ले लिया, उसका डेंसिटी रो। मुझे पता करना है कि कैसे प्रेशर वैरी करेगा जैसे जैसे मैं पानी के या लिक्विड के या कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर जाऊंगा। तो अगर उसके सरफेस पर प्रेशर P0 लग रहा है तो मुझे H हाइट नीचे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। तो इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। हम लोग इमेजिन कर लिए कि इसी फ्लूइड का अंदर में एक क्यूबॉइड शेप का आपका एक क्यूबॉइड शेप मौजूद है, इसी लिक्विड का बना हुआ, और इसके दो सरफेस को हम लोगों ने रंग लिया, एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर वाले सरफेस पर प्रेशर P एक्ट करेगा तो नीचे वाले सरफेस पर प्रेशर P प्लस dP लगेगा, वेयर dP इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर। और ऊपर वाला सरफेस y हाइट नीचे है सरफेस ऑफ द लिक्विड के, तो थोड़ा सा नीचे गए तो नीचे वाला सरफेस y प्लस dy हाइट नीचे हो गया, वेयर यू ऑल नो dy इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऊपर वाले सरफेस पर भी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और नीचे वाले सरफेस पर भी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब पुशिंग इन नेचर। तो ऊपर और नीचे के सरफेस पर मैंने फोर्स तो पता लगा लिया कि P इंटू DA, और नीचे वाले फेस पर P प्लस DP इंटू DA। इसके अलावा
इस शेप का कुछ मास होगा, वेरी स्मॉल मास dm, m फॉर मास होता है तो स्मॉल, मैंने साइज लिया तो स्मॉल मास dm इंटू जी, तो इसका mg भी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियरली ये स्टेशनरी है, आपका बाल्टी रुका हुआ है, तो ये जो भी शेप है क्यूबॉइड का ये भी रेस्ट में है। रेस्ट कहने का मतलब है कि जितना फोर्स अपवार्ड उतना फोर्स डाउनवर्ड। तो हम लोग लिखेंगे एट रेस्ट। आप बताओ अपवार्ड में कितना फोर्स है, तो अपवार्ड में फोर्स तो एक ही है ना, F2, और F2 का वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू है P प्लस dP इंटू DA, और डाउनवर्ड में कितना फोर्स है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एक F1 है और एक mg है, तो ये दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा, तो ये हो गया PDA प्लस DM इंटू जी। आइए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। सो ये PDA प्लस DPDA इक्वल टू PDA, और DM के बारे में थोड़ा सोचते हैं, क्या लिख सकते हैं DM को। तो आप सब जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, सो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो थोड़ा बताओ, तो इसका डेंसिटी तो पता है रो, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस क्यूब का या क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू हाइट। अरे भाई एरिया ऊपर का लेंथ और ब्रेथ हो गया एरिया में, और इनटू हाइट dy, तो वॉल्यूम हो जाएगा dA इंटू dy। तो मास के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dA इंटू dy, वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, उसके अलावा g है हम लोग के पास तो g लिख दिया, कोई अजूबा चीज नहीं लिखाया। वी नो मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम आप क्लियरली देख सकते हैं कि एरिया dA और हाइट dy, तो dA इंटू dy हो गया, तो ये PDA से ये PDA कैंसिल, तो हमारे पास आ गया dP dA इक्वल टू dA dy रो g, जहां ये dA से dA भी हट जाएगा, तो अब हमारे पास बच गया dP इक्वल टू रो, और g तो कांस्टेंट है, ये dy। अब थोड़ा इंटीग्रेशन करते हैं। सोचो y का शुरू में वैल्यू फिगर में क्या है, तो ये जो y है ये सरफेस से स्टार्ट हुआ है, तो हम अगर ये जो सरफेस है सबसे ऊपर होता तब तो y का वैल्यू यहाँ 0 होता, और y का वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पर प्रेशर P0 है। यू कैन सी ऊपर से ना हम लोग y डेप्थ अंदर गए हैं, तो अगर हम सरफेस पे चले आए तो y तो 0 हो जाएगा, और जब y 0 होगा तो प्रेशर P0 के बराबर, तो जब y का लिमिट हम लोग 0 लेंगे तो प्रेशर P0 हो जाएगा, और जितना भी डेप्थ अंदर जाना है, मान लो h डेप्थ पे पूछा था
तो y का वैल्यू बढ़ते हुए h हो जाएगा इस पॉइंट पर, h डेप्थ पे आ जाएंगे तो फाइनल हो गया h, और h डेप्थ पर प्रेशर P हो गया। उम्मीद है लिमिट लेना समझ में आया होगा कि जब y का वैल्यू 0 है, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, तो वहां प्रेशर P0, और जब बॉटम पे चले गए जहां y का वैल्यू h के बराबर, तो प्रेशर जो निकालना है वो P। अब dP का इंटीग्रेशन P, dy का इंटीग्रेशन y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो dP का इंटीग्रेशन P, P0 से P तक, रो g, dy का इंटीग्रेशन y, 0 से h तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो g, h माइनस 0, तो h बचेगा। तो देखिए आपको यही h हाइट नीचे अगर आप जाओगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा P0 प्लस रो जी एच, where rho is the density of the fluid, g is the acceleration due to gravity, h is the depth from the surface of the liquid। I hope आपको समझ में आया होगा। इसी में अगर मान लो कि ये बीकर लिफ्ट में होता और लिफ्ट नीचे जाए अगर ए एक्सेलरेशन से, तो जो लोग 11 का काइनेमेटिक्स पढ़े हैं कि जब m मास का बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो उसका पेरेंट वेट m g माइनस ए हो जाता है। तो बस अगर ये बीकर ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो यहाँ पर g की जगह पर g माइनस ए हो जाएगा, और बीकर अगर ऊपर जाएगा तो g प्लस ए हो जाएगा। और अगर फ्री फॉल होगा तो आप जैसे g माइनस जी 0 हो जाता है तो P इक्वल टू P0, मतलब एक बाल्टी को अगर छत से हम फेंक दें, फ्री फॉल हो, तो अंदर के हर एक पॉइंट का प्रेशर P0 के बराबर होगा। तो ये पॉइंट मैंने उसको बताया जिसको काइनेमेटिक्स का याद है, जिसको नहीं याद है एटलीस्ट यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर हम लोगों ने वर्टिकल डायरेक्शन में समझा। आइए थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी सीख लेते हैं कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। प्रोसेस वही लेंगे, एक बीकर लेंगे, एक बीकर ले लिया, इस बीकर में एक क्यूबॉइड को इमेजिन कर लेंगे जो इसी फ्लूइड का बना होगा, और इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे हैं। तो कौन सा फेस रंग आएगा? बिल्कुल सही, एक ये फेस और एक ये फेस। मतलब सोच रहे हैं कि इधर का प्रेशर ज़्यादा या यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, ए पॉइंट का ज़्यादा कि बी पॉइंट का ज़्यादा। वर्टिकल तो हम लोग समझ लिया कि सी का ज़्यादा कि बी का ज़्यादा, तो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बी का ज़्यादा, जितना नीचे जाएंगे उतना एच का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन अब प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे वेरी करता है वो सोच रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल दीवार को मैंने रंग दिया, इधर वाला फेस पर प्रेशर P, तो इधर वाले फेस पर फोर्स P DA, इधर वाले फेस पर प्रेशर में कुछ चेंज dP का आया तो P प्लस dP, और एरिया तो वही, तो फोर्स प्रेशर इनटू एरिया,
तो इस वाले फेस पर प्रेशर P ले लिया, तो जब स्मॉल दूरी dx गए, अगर पहला फेस x दूरी पर है तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx गए, तो dx दूरी पर प्रेशर में dp का चेंज आया और सेकेंड फेस पर प्रेशर P प्लस dp हो गया इंटू एरिया dA। कुछ लोगों के दिमाग में आता है सर ज़रूरी है कि प्रेशर dp चेंज होबे करे। अब पिछली बार भी वाला फेस पे P लिया था, यहाँ P प्लस dp ले लिया था। भैया dp को अगर जीरो आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रेशर dp से चेंज हुआ है और पिछली बार में सच में चेंज हुआ था, तब तो आपका आंसर समथिंग ऐसा आया। मतलब वर्टिकल में प्रेशर वैरी करता है। हॉरिजॉन्टल में भी मान के चला कि अगर लेफ्ट साइड में प्रेशर P है तो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ने पर प्रेशर dp से बदल गया और P प्लस dp हो गया। और आप इसमें देखोगे कि मेरा dp का वैल्यू ज़ीरो आएगा सॉल्व हो करके। मतलब ज़ीरो आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। dp का वैल्यू ज़ीरो आने का मतलब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में प्रेशर नहीं चेंज होगा। आते हैं ना, करते हैं ना। mg तो भाई नीचे लगेगा, dmg आओ, स्मॉल मास dm, g एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो जितना राइट साइड की तरफ फोर्स उतना लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स, तो P प्लस dp इंटू da। इस बार वो वर्टिकल वाला फोर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल में थोड़ी हम लोग देखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में देखना चाह रहे हैं। वो फोर्स का कंपोनेंट थोड़ी इधर इधर ब्रेक करेगा कि उसको लेके चलना होगा। mg को भी दिखाने की ज़रूरत इसमें नहीं थी, क्योंकि mg का कोई रोल हॉरिजॉन्टल में आने वाला नहीं है। हॉरिजॉन्टल में तो यही दो फोर्स लग रहा है और तो कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग नहीं रहा है। तो PDA इक्वल टू PDA प्लस DPDA, तो ये ज़ीरो इक्वल टू DPDA। तो आप देख सकते हैं एरिया तो ज़ीरो होगा नहीं, बल्कि प्रेशर में चेंज ज़ीरो होगा। ही ना कि बोल दो प्रेशर ही जीरो होगा। dp मतलब चेंज इन प्रेशर ना। तो मेरा dp ज़ीरो आने का मतलब हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या ये बोलो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर चेंज नहीं करता है। प्रेशर रिमेन्स सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर बिल्कुल चेंज करेगा, P नॉट प्लस रो जी एच। आइए इसी का एक एप्लीकेशन है बैरोमीटर। नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो कि बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है। एक लाइन में मैं बोलूं, इट इज एन apparatus which measures atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करता है। देखो कैसे करेगा और थोड़ा डिटेल में एकदम आसानी से समझते हैं। एक मैंने यूट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया मैंने, यूट्यूब नहीं टेस्ट ट्यूब ले लिया मैंने। टेस्ट ट्यूब में मैंने मरकरी को भर दिया, मरकरी ही भरना है।
मरकरी को भर दिया, हाई डेंसिटी होता है इसका। 1 मीटर के हाइट का मैंने टेस्ट ट्यूब ले लिया। आप 2 मीटर के हाइट का भी ले सकते हो, 1.5 मीटर के हाइट का भी ले सकते हो, लेकिन 1 मीटर से कम का मत लेना एक्सपेरिमेंट के दौरान। इसमें क्या भर दिया रे बाबू? Hg, मरकरी भर दिया। और मरकरी का डेंसिटी आप सबको याद होना चाहिए, नहीं याद अगर है तो याद रखिए कि मरकरी का डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 13,600 kg मरकरी अटेगा, मास आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में भी मरकरी भरा हुआ है। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया। एक्सपेरिमेंट कर रहे हम और आप मिल करके। एक टेस्ट ट्यूब लिया, जो ब्लड सैंपल लिया जाता है, एक लंबा सा टेस्ट ट्यूब लिया 1 मीटर लंबा, और उसके अंदर मरकरी भर दिया। चलो ऐसा करो, इधर का मुंह पे उंगली रख करके मुंह बंद कर दो और इसको उल्टा कर दो टेस्ट ट्यूब को। मतलब मैंने टेस्ट ट्यूब जो मुंह खुला था यहाँ इसको बंद कर दिया और इसको मैंने जो ऐसे था इसको मैंने उल्टा कर दिया और इस मरकरी के कंटेनर में डाल दिया। तो अभी आप उंगली से मुंह बंद किए हुए हैं और मरकरी के कंटेनर में इस टेस्ट ट्यूब को आपने डाल दिया और अभी उंगली से मुंह बंद किए हुए हैं। जैसे ही आप उंगली हटाओगे तो मरकरी गिरेगा, मरकरी बाहर आएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि 76 सेंटीमीटर के हाइट के आने के बाद ये बाहर आना बंद कर देगा। कंफर्म है। इसके सरफेस से 76 सेंटीमीटर के हाइट के आने के बाद मरकरी नीचे नहीं गिरेगा एट सी लेवल। मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया जा रहा है। आप अगर टेस्ट ट्यूब 2 मीटर लंबा भी लोगे तो सब मरकरी बाहर आएगा, लेकिन 76 सेंटीमीटर के हाइट पर आने के बाद ये मरकरी बाहर आना बंद कर देगा। कंफर्म है। कितना भी लंबा टेस्ट ट्यूब लो, इसलिए मैंने बोला था 1 मीटर लो, 1.5 मीटर लो, 2 मीटर लो, 3 मीटर लो, 10 मीटर लो, आप इसको जब इसके मरकरी के टब में डालोगे तो 76 सेंटीमीटर के हाइट के आने के बाद मरकरी बाहर आना बंद कर देगा। इसी को तो आप लोग पढ़ते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। पढ़ते तो हम लोग हैं लेकिन समझते ही नहीं कि आखिर कहाँ से आया, क्या बोलना चाह रहा है। हिंदी में समझो क्या बोलना चाह रहा है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में वो बताता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर जो मौजूद है उसका वैल्यू पता करना है। तो मैंने 1 मीटर लंबा टेस्ट ट्यूब में मरकरी को डाल करके उलट दिया, मरकरी बाहर आया। जाहिर सी बात है यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा और यहाँ तो कुछ एयर वेयर गया नहीं होगा अंदर से, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। यहाँ पर कोई प्रेशर मौजूद नहीं है, यहाँ पर प्रेशर आपका 0 है। कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी है यहाँ पे, ये 0 है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, यहाँ तो एटमॉस्फेयर एक्ट कर रहा है, तो जो प्रेशर इस M पॉइंट पर होगा वही प्रेशर N पॉइंट पर भी होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है। अभी अभी हम लोग पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट।
और एम पॉइंट पर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है, तो जो प्रेशर एम पॉइंट पर लगेगा वही एन पर लगेगा। और वर्टिकल में प्रेशर कैसे वैरी करता है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर एन पॉइंट पर प्रेशर चाहिए तो क्या रूल है? एन पॉइंट पर चाहिए तो एच हाइट ऊपर का प्रेशर लिख लो। तो एच हाइट ऊपर कितना प्रेशर है? पी नॉट नहीं ना है, यहाँ पर जीरो प्रेशर ना है, यहाँ पे हवा तो मौजूद ही नहीं है, वहाँ पे वैक्यूम है। तो एच हाइट ऊपर का प्रेशर प्लस रो मरकरी का जी और एच जितना हाइट हम ऊपर से नीचे आए। तो मैंने यहाँ दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर का वेरिएशन। और जो प्रेशर एन पर होगा वही प्रेशर एम पर होगा, और जो एम पर प्रेशर होगा इसी को तो पी नॉट कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया रो जी एच। और वैल्यू पुट किया जाए तो डेंसिटी ऑफ मरकरी 13,600, जी का वैल्यू 9.8, एच का वैल्यू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल आ जाएगा, जिसको आप लोग याद रखते हैं कि ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को उसी तरह याद रहेगा जिस तरह मैंने आपको समझाया है। दोबारा वीडियो देखो और समझने के लिए, उसके बाद भी दिक्कत हो तो कॉल करो। एकदम सीधा सीधा तो बात है कि एक मरकरी का टब ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, 1 मीटर हाइट लो, 1.5 मीटर हाइट लो, 2 मीटर हाइट लो, उसको उलट के मरकरी के टब में अंगूठा से बंद करे तो अंगूठा हटा दिए, मरकरी सब कभी नहीं गिरेगा। 76 सेंटीमीटर के हाइट पर आकर के मरकरी रुक जाएगा। इसी को तो बोलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखा होता है बुक में, या 760 mm ऑफ Hg लिखा होता है बुक में, जिसका वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मरकरी निकला तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो एच हाइट ऊपर का प्रेशर 0 और एच हाइट नीचे का प्रेशर। अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर चाहिए, इस पॉइंट का, तो ऊपर का प्रेशर जो भी होगा प्लस रो जी एच कर देंगे। तो ऊपर में प्रेशर 0 प्लस रो जी एच कर दिया गया, एच हाइट के ऊपर का प्रेशर देखा गया। और हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वैरी करता नहीं है, तो जो एन पर होगा वो एम पर होगा, और एम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट, सो पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। ऑन सॉल्विंग वी गेट 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये तो बैरोमीटर था। आइए थोड़ा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और एक नया सा टर्म पढ़ते हैं, बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स आप अब 9th में नहीं है कि सिर्फ डिफिनीशन याद कर लिया, रट्टा मार लिया, बिना समझे हुए काम हो गया। आप लाइफ के उस स्टेज पर हैं कि इतना बेहतर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप ए फॉर एप्पल एम फॉर मैंगो के तरह उसको टेस्ट कर सके। जब पढ़ें तो उसका टेस्ट आना चाहिए।
तो इसमें फिजिक्स में कैसे टेस्ट आएगा? तो फिजिक्स में टेस्ट का मतलब है कि आपको मज़ा आना चाहिए, मेंटली टफ नहीं होना चाहिए। याद करोगे भूल जाओगे, इसलिए समझो बढ़िया से। देखो बाबू, हमने क्या किया, एकदम इत्मीनान से कहानी है। हमने क्या किया, एक लिक्विड में एक सिलिंड्रिकल वेसल को मैंने डाल दिया। एक सिलिंड्रिकल वेसल को मैंने डाल दिया, ढक्कन बंद है, इधर भी इधर भी। एक सिलिंड्रिकल वेसल को मैंने लिक्विड में डाल दिया। इसका हाइट h है, लिक्विड का डेंसिटी रो है। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। चलो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है और एक सिलिंड्रिकल वेसल है। अगर इसके ऊपर के सरफेस के एरिया का बात करें तो एक इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि पानी के अंदर है। एज पर आवर कॉन्सेप्ट, पुशिंग इन नेचर का फोर्स लग रहा होगा। और इस सरफेस पर प्रेशर अगर P1 मान लें और एरिया इसका A ले लें तो फोर्स प्रेशर इंटू एरिया P1 इंटू A। और नीचे वाले सरफेस पर ऊपर की तरफ फिर फोर्स लग रहा होगा और इस फेस पर प्रेशर P2 ले लें तो P2 इंटू A। तो चलो, यहाँ तक तो उम्मीद है समझ में आया कि ऊपर वाले फेस पर प्रेशर P1 ले लिया और H हाइट नीचे प्रेशर चेंज करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो P2 ले लिया। एक सिंपल सरल सवाल, P1 बड़ा कि P2 बड़ा, पॉज करके थोड़ा सोचो कौन बड़ा। तो बोलेंगे जाहिर सी बात है सर, हम लोग पढ़ा है उसके अनुसार P2 का जो प्रेशर होगा, H हाइट ऊपर का प्रेशर देख लीजिए, प्लस रो जी एच। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर इस पॉइंट का प्रेशर मुझे चाहिए तो H हाइट ऊपर का मैंने प्रेशर देख लिया तो P1 है। तो रूल के अनुसार जो डिराइवेशन किए थे तो P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। इसका मतलब P2 बड़ा होगा तो नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर या नीचे? तो जाहिर सी बात है F2 फोर्स बड़ा हो गया F1 के कंपैरिजन में। mg का तो बात मैं अभी कर ही नहीं रहा हूँ। इसका मास अगर m है तो इसका कोई रोल बॉयंसी फोर्स में नहीं है। इसका कोई रोल फिलहाल बॉयंसी फोर्स में नहीं है। बॉयंसी फोर्स में सिर्फ रोल है कि इस प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो नेट फोर्स बचेगा उसी को बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और ये बॉयंसी फोर्स, नेट फोर्स किधर बचेगा? उधर जिधर फोर्स बड़ा होगा। और F2 क्लियरली बड़ा होगा क्योंकि F2 का P2 बड़ा है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ बचेगा। और इसी नेट फोर्स को बॉयंसी फोर्स कहा जाता है। बॉयंसी फोर्स मतलब F2 माइनस F1, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। द नेट फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। एकदम सीधा सा था। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर बताता यहाँ से, क्या आपको समझ में आता ही कैसे आया था? नहीं। तो मुझे यहाँ तक आने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से आपको उतार रहा हूँ।
तो बॉयंसी फोर्स के बारे में क्या जाना हम लोग? ये जाना कि नेट फोर्स ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर is called buoyancy force. Is called buoyancy force. Means buoyancy force हो गया आपको F2 माइनस F1 और F2 हो गया P2A माइनस P1A और P2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच इंटू एरिया माइनस P1A। तो ये हो जाएगा P1A प्लस रो जी एच इंटू एरिया, मल्टीप्लाई कर दिया एरिया को दोनों से, माइनस P1A, ये कैंसिल। तो बॉयंसी फोर्स आ गया रो जी और एरिया इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो देखो मेरे बाबू, डिराइवेशन कर दे रहा हूं, बात अलग है, काम फॉर्मूला से है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में कौन क्या है। तो फॉर्मूला में रो डेंसिटी है किसका? उस मटेरियल का जिसको डुबाया है, नहीं, बल्कि उस फ्लूइड का जिसमें इसको डुबाया है। तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है रो। वी क्या है? तो वी है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल, और जी आप सब जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोगों ने समझा कि बॉयंसी फोर्स रो वी जी होता है और एक्ट करेगा किधर? अपवार्ड में एक्ट करेगा। आई होप समझ में पूरा आया होगा। थोड़ा इसी में आगे बढ़ के अब अपैरेंट वेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो बाबू, फिर से वही टॉपिक, बस उसमें फिर एक कदम आगे बढ़ जाएंगे हम। एक एक कदम करके ही मैं चल रहा हूं। ये मेरा एक बीकर है जिसमें फ्लूइड है जिसका डेंसिटी है रो। ये बाहर में एक सिलेंडर है जिसका मास है m, तो नीचे लग रहा होगा mg। मान लेते हैं मास इसका है 4 kg, तो नीचे लगेगा 40 न्यूटन। मास 4, जी का वैल्यू 10 ले लिया, 40 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। इमेजिन करो इस सिलेंडर को तुम हाथ से पकड़े हुए हो, तो 40 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसी सिलेंडर को तुम पानी में ले जाओ, तो बताओ mg का वैल्यू बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा? तो बोलेंगे सर हम पानी में अगर ले जाएं तो मास थोड़ी बदलेगा सर, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी नहीं बदलेगा। कुछ लोग सोचते हैं हल्का हो जाएगा, घट जाएगा, बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं। सवाल तो ध्यान से सुन लो। मैंने ये थोड़ी कहा कि आपको क्या महसूस होगा। मेरा सवाल था कि mg बढ़ेगा, घटेगा या वही रहेगा? तो g तो बदलने वाला नहीं, एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। तो पानी में जाने के बाद भी mg
बदलने वाला नहीं है रे बाबू, 40 न्यूटन लगेगा। लेकिन पानी में एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिसके बारे में हम लोग अभी अभी डिस्कस किया। अब हम अलग अलग सरफेस का F1 F2 का बात नहीं करते कि इस पे F1 इस पे F2, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना बॉयंसी फोर्स हो गया। और ये बॉयंसी फोर्स है V रो G। ये अगर मान लेते हैं कि 15 न्यूटन आया, तो नेट फोर्स जो लगेगा वह नीचे लगेगा ओवरऑल। और ये नेट फोर्स नीचे जाहिर सी बात है कि 40 में 15 कम हो जाएगा 25 न्यूटन। तो आप अगर इसी सिलेंडर को पानी में पकड़ोगे तो 25 ही न्यूटन का नेट फोर्स आपको नीचे महसूस होगा। हवा में जो 40 न्यूटन का महसूस हो रहा था, पानी में 25 न्यूटन का महसूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियल वेट चेंज कर गया, ये अपैरेंट वेट है। इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दिस इज द अपैरेंट वेट। रियल वेट माइनस बॉयंसी फोर्स इज इक्वल टू अपैरेंट वेट। सोचो, अगर बॉयंसी फोर्स ही बड़ा हो जाए, ये हो जाए 60 न्यूटन, तो ये तैरेगा। यही होता है, हम लोग शिप वगैरह का वॉल्यूम बड़ा रखते हैं। वॉल्यूम बड़ा रखने पर उसका बॉयंसी फोर्स बड़ा हो जाता है। उसका वॉल्यूम बड़ा रखते हैं और उसमें बहुत सा खाली स्पेस बना देते हैं ताकि मास बढ़े नहीं, मास वही रहे, खाली वॉल्यूम बड़ा होता जाए। तो बड़ा बड़ा जहाज पानी में तैरता है, तो पानी में तैरेगा या डूबेगा या डिपेंड करता है कि बॉयंसी फोर्स बड़ा है या mg बड़ा है। अगर बॉयंसी फोर्स mg से बड़ा हो गया तो बॉडी तैरेगा, बराबर हो गया तो सरफेस पर छैलाएगा, मतलब ऑलमोस्ट कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट ऊपर। और अगर mg बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है वो अंदर चला जाएगा। लेकिन फर्क तो पड़ेगा, हवा के कंपैरिजन में हल्का तो हो जाएगा। हवा भी फ्लूइड है, लेकिन हवा का बॉयंसी फोर्स वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। पानी में अच्छा खासा बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है, सो वी कंसीडर। तो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखो कि एक F1 और F2 था, उसका रिजल्टेंट बॉयंसी है, इसको mg से मतलब नहीं है। और जब बॉयंसी और mg का डिफरेंस लेते हैं तो वो नेट फोर्स बताता है जो आपको फील होगा, और इसे ही हम लोग अपैरेंट वेट कहते हैं। तो अपैरेंट वेट का मतलब रियल वेट माइनस बॉयंसी फोर्स। रियल वेट mg, buoyancy force v rho g. This is your apparent weight. मैं अगर यहां पर एक और बात करूं, ध्यान देना, mg माइनस v यहां क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है। और इस मटेरियल का डेंसिटी अगर हम रो m मान लें, रो m, और लिक्विड का डेंसिटी रो l, दो डेंसिटी को अब लिया है, तो यहाँ पर बॉयंसी में मटेरियल का डेंसिटी लिखाएगा कि लिक्विड का, खुद से सवाल कर लो। यहाँ पर डेंसिटी में लिक्विड का डेंसिटी लिखे कि मटेरियल का, तो साफ साफ पढ़ चुके हम लोग कि बॉयंसी फोर्स में लिक्विड का डेंसिटी और रो m क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। मान लो लोहे का बना हुआ है तो डेंसिटी ऑफ आयरन, लकड़ी का बना हुआ है तो डेंसिटी ऑफ वुड, जिसका बना हुआ है उसका डेंसिटी, और इसका मास m। तो जाहिर सी बात है
के डेंसिटी ऑफ मटेरियल मास ऑफ मटेरियल बाय वॉल्यूम होगा। आई होप आप सब एग्री करते होंगे कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मास बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल हो जाएगा। इत्मीनान से एकदम देख लो, उम्मीद है समझे होगे। तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा इसको लिखा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू मास ऑफ सिलेंडर बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो कहाँ पर कौन सा डेंसिटी होगा, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया कि बॉयंसी में डेंसिटी लिक्विड का आता है और ये V वॉल्यूम है उस मटेरियल का जिसको इमर्स किया गया है फ्लूइड में। तो मास बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, तो mg कॉमन निकल जाएगा। तो अपैरेंट वेट का फॉर्मूला कुछ इस तरह का हमको दिखने लगेगा, mg ब्रैकेट ओपन 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो अब तक हम लोगों ने जो भी 11 में पढ़ा, आइए उसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल 12th क्लास का देखते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय strings of equal length. The strings make an angle of 30 degree with each other in air. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remains the same if the density of material of sphere is 1.6 gram per centimeter cube. Find dielectric constant of liquid. देखो रे बाबू, पहले सवाल का हिंदी करते हैं। बेहतर होगा पॉज करके पहले खुद कम से कम इसका हिंदी कर लो। चलो, उम्मीद है कि आप लोग कोशिश किए होंगे। अगर एक्स्ट्रा क्लास का वीडियो देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल नहीं होगा। तो दो इक्वल लंबाई के धागा से दो स्फीयर लटका हुआ है और दोनों के बीच का एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 डिग्री दे रखा है और दोनों पर आइडेंटिकल चार्ज है। तो इस पर Q तो इस पर भी Q। आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये 15 डिग्री, थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, ये भी थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। दोनों धागा के बीच का एंगल 30 डिग्री। तो फ्री बॉडी डायग्राम इतना तो आप लोग 11 में सीखा है कि नीचे में एक mg लगेगा, धागा में इस तरफ टेंशन, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये थीटा तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा। टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे टी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। और ये चार्ज इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इधर रिपेल करेगा। एयर में है तो एयर में हम लोग F0 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। F0 इक्वल टू
1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों स्फेयर के बीच का गैप r मान लिया जाए तो Q इंटू क्यू स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, इतना कंडीशन तो आप बेसिक वीडियो में भी देखे हैं कि दो चार्ज्ड आइडेंटिकल स्फेयर है, मतलब दोनों का मास सेम, चार्ज सेम। तो इस तरह का एयर में इसका डायग्राम और इक्वेशन बनेगा। तो आओ इक्वेशन लिखते हैं। इन इक्विलिब्रियम, अभी तो रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब नेट फोर्स 0। तो इन इक्विलिब्रियम जितना राइट साइड में फोर्स उतना लेफ्ट में, तो राइट में F0 और लेफ्ट में T साइन थीटा। तो T साइन थीटा इक्वल टू फोर्स इन एयर इन बिटवीन द टू स्फेयर्स एंड T cos थीटा इक्वल टू mg। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2। तो T से T कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू फोर्स इन एयर बाई mg। इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो साधारण सा बात था जो आप भली भांति जानते हैं कि जब मीडियम एयर हो तो इक्विलिब्रियम का ये कंडीशन होगा। अब मैं अगर हवा को रिप्लेस कर दूं यहाँ पानी से, तो जाहिर सी बात है पानी से अगर मैं रिप्लेस करूं तो एयर का परमिटिविटी अगर ε0 होता है तो पानी का परमिटिविटी तो चेंज कर जाएगा। ये परमिटिविटी पानी का कुछ अलग होगा, और पानी का परमिटिविटी अगर मुझे चाहिए तो या तो रिलेटिव परमिटिविटी पता होना चाहिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अगर चाहिए तो एयर के परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, यू नो फ्रॉम द बेसिक वीडियो। तो चलो पहले आगे बढ़ते हैं। लिख तो लें कि इन केस ऑफ वाटर, चलो बाबू। तो अब मेरा ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो पानी के अंदर चला गया। हवा को किसने रिप्लेस कर दिया? तो एयर को रिप्लेस कर दिया पानी ने। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल रिमेन्स द सेम। सवाल का एक इम्पॉर्टेंट गिवन दिया हुआ कि एंगल नहीं बदल रहा है पानी में जाने के बावजूद। तो चलो थोड़ा इस तरह से इसको पानी बना देते हैं। तो मेरा सिस्टम जो है वो पानी में चला गया। पता करते हैं कि क्या क्या चेंज करेगा। एंगल तो एज पर क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या मास चेंज कर जाएगा? तो हम लोगों ने अभी अभी कॉन्सेप्ट लिया है कि हवा में हो या पानी में हो, रियल वेट कभी नहीं चेंज करेगा। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी सेम, तो mg वही रह गया। अब इसके अलावा ऊपर में एक फोर्स लगने लगेगा पानी में होने के कारण, जिसे आप लोग
बॉयंसी फोर्स के नाम से जानते हैं। ये इसमें नया चीज आ गया, पानी में हो जाने के कारण इसमें बॉयंसी फोर्स का टर्म आ गया। तो इसके अलावा टेंशन, ये थीटा, एंगल रिमेन्स द सेम, तो ये भी थीटा, इसके कारण टेंशन नहीं चेंज करेगा, एंगल वही के वही है। तो टी कॉस थीटा, इस तरफ टी साइन थीटा, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F0 तो नहीं लिखाएगा, फोर्स इन मीडियम लिखा जाएगा। और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एयर होता तो यहाँ परमिटिविटी ऑफ एयर लिखा था। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, चार्ज तो वही है Q1 Q2, और एंगल सेम होने के कारण गैप बदलने वाला नहीं है, तो R रिमेन्स द सेम। तो ये आपको इन केस ऑफ वाटर का डायग्राम बन गया, या इन केस ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड हो, इन केस ऑफ लिक्विड, वाटर तो दिया नहीं, फ्लूइड दिया है, तो कोई लिक्विड है। देख लो, इसमें ऐसा कोई पॉइंट जो आपको ना आता हो, सब कुछ आता है। आपको बॉयंसी नहीं आता था तो मैंने इतना लंबा चौड़ा 1 घंटा 11 का कॉन्सेप्ट दिया कि बॉयंसी फोर्स किसे कहते हैं, और ये हमेशा अपवार्ड में काम करता है। तो mg t cos साइन, बॉयंसी फोर्स ऊपर, फोर्स इन मीडियम आप जानते हैं इतना हो जाएगा। तो आइए इक्विलिब्रियम में थोड़ा कंडीशन लिखा जाए। तो इन इक्विलिब्रियम ऊपर में कितना फोर्स टी कॉस थीटा प्लस बॉयंसी फोर्स, और नीचे में कितना mg, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, दाएं का फोर्स इक्वल टू बाएं का फोर्स। तो पहले इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। टी कॉस थीटा इक्वल टू mg माइनस बॉयंसी फोर्स। इक्वेशन नंबर 3 तक पहुंच गए थे, 4 लिख दो। नाउ टी साइन थीटा इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विथ मीडियम इन बिटवीन, एकदम साफ साफ बोलने आना चाहिए। फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विथ मीडियम इन बिटवीन। इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। आओ अब दोनों को डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड बाई 4, तो 5/4 करेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन टैन थीटा, टेंशन से टेंशन कट जाएगा, फोर्स इन मीडियम बाई mg माइनस बॉयंसी फोर्स, इक्वेशन नंबर 6। तो एयर में भी मेरा थीटा वही था, पानी में भी मेरा थीटा वही है, तो क्लियरली आपका इक्वेशन नंबर 3 और 6 बराबर है। आप देख सकते हैं कि आपने 3 में लिखा था tan थीटा इक्वल टू F0 बाई mg, और आपने 6 में लिखा है tan थीटा इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विथ मीडियम इन बिटवीन बाई mg माइनस बॉयंसी फोर्स। तो फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम 3 and 6 लिख सकते हैं हम लोग कि फोर्स 3 में क्या इक्वेशन था हमारे पास, 3 में हमारे पास इक्वेशन था F0 बाई mg, F0 बाई mg, और इधर इक्वेशन है फोर्स विथ मीडियम इन बिटवीन mg माइनस
बॉयंसी फोर्स। अब इसके बाद सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियम में फोर्स होता है एयर में फोर्स डिवाइडेड बाय के। आप लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कूलम्स लॉ में बनाया है। ऐसे मैं साइड में फिर आपको कर दे रहा हूँ रफ कि मीडियम में हमारे पास फोर्स था 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को छोड़ के जो भी बच रहा है वो फोर्स विथ मीडियम एज एयर इन बिटवीन बच रहा है। तो फोर्स इन मीडियम F नॉट बाई के हो जा रहा है। तो इसी को मैंने यहाँ लिख दिया बाई mg। और बॉयंसी फोर्स को आप लोगों को पता है कि क्या लिख सकते हैं। आप या तो डायरेक्ट लिख दो जो मैंने फॉर्मूला लाया है mg के टर्म में, या नहीं तो चलो एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं। इसका बेसिक फॉर्मूला v रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। यही ना बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसमें इसको डाला गया, एंड g। तो ये हो गया F नॉट बाई mg इक्वल टू, ऊपर में F नॉट के नीचे चला आएगा, नीचे आपको बचा mg माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ स्फेयर बाय डेंसिटी ऑफ स्फेयर मतलब मटेरियल। वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, क्योंकि किसका वॉल्यूम है, स्फेयर का वॉल्यूम है जिसको उसमें डुबाया गया। और हम सब जानते हैं डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। mg कॉमन निकल जाएगा, आप डायरेक्ट याद किए रहोगे तो और जल्दी बनेगा। तो 1/mg इक्वल टू 1/k, mg कॉमन निकाल लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। mg से mg भी कैंसिल, तो निकालना क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k को इधर ले आओ, तो k इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1/1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ मटेरियल। बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। कंपटीशन का जहां तक बात है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें और करेगा क्या, लिक्विड का डेंसिटी दे देगा, जिस मटेरियल को उसमें सबमर्ज किया गया है उसका डेंसिटी दे देगा, और के का वैल्यू पूछेगा, डाल के निकाल लेंगे। या हो सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही दे दे और बोले एंगल रिमेन्स द सेम, और डेंसिटी ऑफ द मटेरियल या लिक्विड पूछ ले, कोई भी एक अननोन कर देगा। अब तो ये पुटिंग द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर है। तो आइए डाल के निकाला जाए, या बेहतर होगा क्वेश्चन आप देख चुके हैं, आप डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डालिए, यहाँ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डालिए, सॉल्व कीजिए और के का वैल्यू निकाल करके मुझे आंसर सेंड कीजिए।